दूसरा लेक्चर ये बचा था कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियां देखना थी, हमें क्या देखना थी? उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, है ना, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इसका क्षेत्राधिकार, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना है ना, किस क्षेत्र तक काम करता है सर्वोच्च न्यायालय, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। देखो मूल अधिकारों का क्या होता है, आपका संरक्षक होता है। क्या होता है? संरक्षक। आपको अनुच्छेद 32 पढ़ाया गया है जिसमें बताया कि संविधान की क्या है? आत्मा है। किसने बोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यानी किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसकी रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट पावर दी गई है। क्या दी गई है? 5 रिट पावर। और ये अंतिम व्याख्याकार होता है, यानी सरकार जो कानून बनाती है, क्या बनाती है? कानून। और संविधान में जो वर्णन है उसका अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। देश के सभी सिविल यानी दीवानी मामले, है ना, तलाक, विवाह, जमीन के जो विवाद मामले हैं, सिविल मामले और आपराधिक मामले, है ना, आपराधिक मामले के अंदर, है ना, मर्डर हुआ, है ना, लूट हुई, है ना, चोरी डकैती, ये आपराधिक मामलों का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो देखो उच्चतम न्यायालय के कार्यों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें हम पहला भाग देख रहे हैं कि मूल क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार? या आरंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार? देखो शब्द के अर्थ से पता चल रहा है आरंभिक, यानी कि ऐसे मामले जिनका प्रारंभ कहां से होगा? सर्वोच्च न्यायालय से होगा। कहां से होगा? या उच्चतम न्यायालय से होगा। तो इन मामलों का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। इनकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 151 में की गई है। कहां पर की गई है? 151 ना, ये आप पढ़े, उसके बाद देखो अपने नोट से पढ़ना है, फिर आपको लुसेंट से ऑब्जेक्टिव भी लगाना, साथ साथ में अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। किसका? सर्वोच्च न्यायालय, है ना। किस आर्टिकल में दे रखा है? तो संविधान के अनुच्छेद 151 में। भारत सरकार, देखो इसके अंदर कौन कौन से मामले आते हैं, तो देखो 3 प्रकार के मामले आते हैं। एक भारत सरकार और इसके खिलाफ या तो एक राज्य या उससे अधिक राज्य। क्लियर है आपको? एक साइड कौन है? भारत सरकार है। कौन है? भारत। और एक साइड कौन है? एक या एक से अधिक राज्य सरकार है। दूसरा मामला वो आता है जब भारत सरकार तो है ही सही, साथ में एक से अधिक राज्य किसकी ओर मिले हुए? भारत सरकार के। किसकी ओर मिले हैं? भारत, है ना। और अन्य साइड जो है एक या एक से अधिक राज्य, क्या है? एक या एक से। अभी इसका उदाहरण देता हूं मैं, जैसे किसान बिल आया था, अभी जो कृषि संशोधन जो बिल आया था, उसमें केंद्र सरकार के साथ में जो बीजेपी शासित राज्य थे वो किसके साथ थे? भारत सरकार के साथ थे। और जो विरोधी जैसे पंजाब, हरियाणा, है ना, ये राज्य, हरियाणा में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट थी उसमें तो कृषि बिल का समर्थन किया गया था, लेकिन पंजाब में विरोध किया गया था, है ना, पश्चिम बंगाल में क्या किया गया था? विरोध किया गया था। तो ऐसे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, प्रारंभ में कहा जाते हैं? सुप्रीम। फिर ऐसा मामला जब 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में लड़ रहे हैं, उनके मध्य कोई विवाद है ना, यहाँ पर केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही। केंद्र सरकार की बात 2 मामलों में कर ली, एक मामले में भारत सरकार या एक से अधिक राज्य, दूसरे मामले में भारत सरकार और उसके साथ कुछ राज्य, उसके विरोध में अन्य राज्य, ठीक है। फिर है 2 या 2 से अधिक राज्यों मध्य जो मामले आते हैं, ये किसमें आते हैं? मूल अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। किसके? और आर्टिकल 151 के अंदर। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय, तो एक आता है रीट अधिकारिता। कौन सी अधिकारिता? रीट अधिकारिता का मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे रिट दायर कर सकते हो, है ना। तो मूल अधिकारों के हनन पर, किस पर? अगर आपका मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। क्या शक्ति दी गई है? रिट जारी करने। ओके। मूल अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की पावर दी गई। देखो 5 प्रकार की रिट है। कितने प्रकार की रिट है? 5। एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार रक्षा और एक होता है प्रतिषेध। क्या होता है? प्रतिषेध। ये हमने मौलिक अधिकार में विस्तार से वहां पर चर्चा कर ली थी ना, यहाँ पर मैंने इनके नाम बता दिए। देखो रीट अधिकारिता जो है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? क्षेत्राधिकार है। क्या है? क्षेत्राधिकार। और ये जो संविधान का मूल ढांचा है, क्या है? संविधान का, इसमें संसद कमी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं अधिकारिता पढ़ ली। अब आगे क्या है आपका? अपीलीय अधिकारिता। कौन सी अधिकारिता? अपीलीय। जैसे हाई कोर्ट ने मान लो कोई मामला सुना है, कोई फैसला सुना है, तो उस पर आप कहां पर अपील कर सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में। कहां पर अपील कर सकते हो? सर्वोच्च। तो सर्वोच्च न्यायालय में सिविल मामले, कौन से मामले? सिविल। और फौजदारी मामले का अंतिम न्यायालय कौन होता है अपील के लिए? सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय जो फैसले देते हैं उनके खिलाफ आप कहां अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। और कौन से मामले? सिविल मामले और फौजदारी मामले।
देखो इसकी अपील करने को भी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। जो संवैधानिक मामले हैं, कौन से मामले हैं? संवैधानिक। संवैधानिक विषय से जुड़े हुए मामले आर्टिकल 132 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 132 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। फिर आपका सिविल मामला या दीवानी मामला जिसमें हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो आर्टिकल 133 के तहत आप कहां सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। फिर है आपका आपराधिक या फौजदारी मामला, आर्टिकल 134 का प्रयोग करके आप अपील कर सकते हो। फिर है अगर देखो आपको और अन्य मामले होते हैं जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या अनुमति लेना पड़ती है। प्रारंभ में क्या लेना? पूर्व अनुमति। पूर्व अनुमति के बाद आप अपील कर सकते हो आर्टिकल 136 के तहत। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता या अपील करने की पावर को देखा। इसके बाद देखो एक अन्य पावर है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। कौन सा? सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब ये कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधि या तथ्य के प्रश्न पर क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है। किससे लेगा? सर्वोच्च न्यायालय से। किससे लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगे कि कोई विधि का प्रश्न है या कोई तथ्य का प्रश्न है जिसकी प्रकृति बहुत व्यापक है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो ऐसे विषय पर वो क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है? अपील परामर्श ले सकता है। क्या ले सकता है? तो ये हमने देखा परामर्श या क्षेत्राधिकार है ना, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अरे क्लियर है आप लोगों को? है ना? देखो सलाहकारी क्षेत्राधिकार या परामर्श क्षेत्राधिकार है। देखो ये पावर जो है अभी तक प्रयोग में नहीं लाई गई है। अभी तक राष्ट्रपति ने कभी भी सर्वोच्च न्यायालय से राय नहीं मांगी है। ठीक है, भविष्य में ऐसी संभावना हो सकती है। अब देखो एक और पावर होता है इसके पास, अभिलेखीय पावर। अभिलेखीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय है ये? अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं, वो क्या सुरक्षित होते हैं? क्या होते हैं? सुरक्षित। वो सुरक्षित इसलिए होते हैं जो अन्य न्यायालय, हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, जब वो फैसले सुनाते हैं तो उनके सामने उदाहरण के रूप में रहते हैं। क्या रहते हैं? तो देखो आर्टिकल 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय का वर्णन किया गया है। इसके आदेश, किसके आदेश? सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, निर्णय सुरक्षित रखे जाते हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उदाहरण के रूप में सुरक्षित रहे। ठीक है। फिर देखो अगर इनकी अवमानना की जाती है, क्या की जाती है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अगर आप क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसके आधार पर दंड दे सकता है। क्या दे सकता है? दंड या सजा दे सकता है। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण है। अभिलेखीय न्यायालय से क्या कर सकता है? अवमानना पर दंड भी दे सकता है। देखो एक और पावर आता है सुप्रीम कोर्ट का कि न्यायिक पुनर्विलोकन। कौन सा पुनर्विलोकन? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है, क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में कोई फैसला दे दिया, उसको वो परिवर्तित भी कर सकता है बाद में। क्या कर सकता है? परिवर्तित। और देखो मैंने आपको आर्टिकल 12 में राज्य पढ़ाया था, आर्टिकल 13 में विधि पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? विधि। तो जब संसद या राज्य विधानसभा को ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के ढांचे के क्या है? खिलाफ है। क्या है? खिलाफ है। मूल अधिकारों को क्या कर रहा है? सीमित कर रहा है। ये न्यायपालिका की शक्तियों को क्या कर रहा है? सीमित कर रहा है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। किसका? विधि का, कानून का क्या कर सकता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ये आर्टिकल 137 में है। इस दो बात निकल कर आती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए जो निर्णय है, क्या है? पूर्व में दिए गए निर्णय उन पर पुनर्विचार कर सकता है। क्या कर सकता है? पुनर्विचार। अब देखो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या उपयोगिता सिद्ध होती है? तो कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करना, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कानून जो बनाए हैं वो संवैधानिक है या नहीं है। फिर है संविधान को उसकी सर्वोच्चता की क्या करना? रक्षा करना, यानी कि संसद और राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून संविधान से ऊपर तो नहीं है, ठीक है, उनकी रक्षा करना। फिर यह प्रावधान हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। कहां से लिया? न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान हमने कहां से लिया? यूएसए से। देखो इस लेक्चर में हमने क्या करा है? न्यायपालिका जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां पढ़ी, जिसमें हम प्रारंभ में क्या पढ़ा? मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरे में क्या पढ़ा? रीट अधिकारिता पढ़ी। कौन सी पढ़ी? फिर हमने पढ़ा अपीलीय अधिकारिता। कौन सी अधिकारिता? अपीलीय अधिकारिता। फिर सलाहकारी क्षेत्राधिकार पढ़ा, फिर अभिलेखीय न्यायालय पढ़ा और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक लेक्चर और बचा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है।